शर्मा और अचीवर्स आईसीएस एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी विषय पर चर्चा चल रहा था और आज हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं लिपि। आज के जो विषय है लिपि, उसके बाद फिर कल हम भाषा और भाषा में हम वर्णमाला प्रारंभ करेंगे। तो लिपि एक छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए आइए देखते हैं लिपि होता क्या है। और हमने पढ़ा था संविधान के अनुच्छेद 343 में कि जो भारत की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और जो हमारी राष्ट्रीय लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। मतलब जो आज हमारा सफ़र रहेगा वो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि तक का रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लिपि को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि लिपि होता क्या है। तो साधारण भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, उस ध्वनि को किसी संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना ही लिपि कहलाता है। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, अगर आप समझने की प्रयत्न करो, यदि मान लीजिए व्हाट्सएप में हम किसी को मैसेज करते हैं और मैसेज में मान लीजिए हमने किसी को वह लिख के भेज दिया और जिसको आपने वह लिख कर भेजा है, जब वो अपना मैसेज देखेगा तो उसके मुंह से एक ध्वनि निकलेगा वह। मतलब जो हमने एक संकेत चिन्ह लिख कर भेजा है उसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति विशेष को जो ध्वनि का बोध होता है वही क्या कहलाता है, तो वही लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार हमने लिपि को समझा कि जो ध्वनि है उसको संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाना ही क्या हो गया, लिपि हो गया। दोस्तों, प्रश्न क्या बनता है, जैसे हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था कि बताइए हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है, उसी प्रकार इसमें भी प्रश्न बनेगा कि बताइए देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय लिपि है। तो प्रश्न यह बनता है देवनागरी लिपि का आप विकास क्रम बताइए। एक प्रश्न यह बनेगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बताइए हिंदी की आदि जननी कौन सी थी, तो हम बोलते थे संस्कृत थी। उसी प्रकार यह बनता है कि जो अधिकांशतः भारत के जो लिपि हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है, तो आपका हरदम उत्तर होना चाहिए कि उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जब भी मैं ब्राह्मी लिपि बोलता हूँ तो आइए देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, जब भी हम ब्राह्मी लिपि पढ़ते हैं तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने इसका उपयोग किया। तो मैं बोलूँगा ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाले पहले सबसे सर्वप्रथम कौन थे, तो वैदिक आर्य थे। और कब किया था, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व। ब्राह्मी लिपि का उपयोग कब से कब तक हुआ, 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि का क्या हुआ, उपयोग हुआ। तो पहला प्रश्न यह बनता है कि बताइए उत्तर भारत या भारत की अधिकांश लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का उपयोग कब से कब तक होता था, तो आप बोलोगे सर 5वीं सदी ईसा पूर्व। मैं बोल रहा हूँ 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक होता था। अब हमको ब्राह्मी लिपि से लेकर हमको कहाँ तक का सफ़र तय करना है, तो जो हमारी भारत की राष्ट्रीय लिपि है अर्थात देवनागरी लिपि है वहाँ तक का सफ़र तय करना है। तो जैसे मैं ब्राह्मी लिपि बोला, ब्राह्मी लिपि जो है गुप्त काल में, दोस्तों किस काल में बोलूँगा मैं, गुप्त काल में। जो यह ब्राह्मी लिपि है गुप्त काल में 2 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, 2 भागों में बढ़ जाता है। जो पहला रहता है वो रहता है उत्तरी ब्राह्मी लिपि और जो दूसरा रहता है वो रहता है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। मैं फिर से बोलूँगा, जब भी आप ब्राह्मी लिपि बोलूँगा मैं, तो
तो वह कब से कब तक, 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक। मैं बोलूँगा ब्राह्मी लिपि का विभाजन कब हुआ, तो आप बोलोगे गुप्त काल में। और गुप्त काल में कितने भागों में हुआ बोलूँगा, तो मैं बोलूँगी आप उत्तरी ब्राह्मी लिपि में और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। अब जब भी हमको देवनागरी लिपि की ओर जाना है तो हम उत्तरी ब्राह्मी लिपि को लेते हैं, और उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद आपको एक और लिपि मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद मैं बात करूंगा आपको, इसके बाद मिलेगा सिद्ध मातृका लिपि। तो मैं क्या बोला, उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद क्या मिलेगा आपको, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आपको क्या मिलेगा, सिद्ध मातृका लिपि। और सिद्ध मातृका लिपि के बाद आपको मिलेगा कुटिल लिपि। अब यह जो कुटिल लिपि है दोस्तों, आगे चल के फिर दो भागों में बढ़ जाएगा। नागरी लिपि और शारदा लिपि। एक बार इधर फिर से रिवाइज कीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं लिपि। तो लिपि क्या होता है, तो जो हमारे ध्वनि है, जो हमारे उच्चारण किए गए ध्वनि है, उसको किसी संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जब भी मैं लिपि के संबंध में बात करूंगा कि अधिकांशतः जो हमारी लिपियां हैं वो किस लिपि से विकसित हुई हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए सर वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। और जब भी ब्राह्मी लिपि शब्द आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो वैदिक आर्यों ने किया था। मैं बोलूँगा ब्राह्मी लिपि कब से कब तक चला उपयोग में, आप बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे सर 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक चला। जब भी मैं बोलूँगा ब्राह्मी लिपि का विभाजन बताइए किस समय हुआ, तो आप बोलोगे सर गुप्त काल में ना ब्राह्मी लिपि का विभाजन कितने भागों में हुआ, 2 भागों में हुआ। पहला कौन सा था, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, और दूसरा कौन सा था, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। लेकिन मैं बोलूँगा हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का सफ़र। अर्थात हमको क्यों पढ़ना है ये, क्योंकि जो देवनागरी लिपि है हमारी राष्ट्रीय लिपि है, और इस बात का पता हमें कहाँ से चलता है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 से पता चलता है। तो जैसे ही मैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद गया तो मेरे को मिला गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद मेरे को मिलेगा सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि के बाद मेरे को मिलेगा कुटिल लिपि। कुटिल लिपि पुनः 2 भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नागरी लिपि और शारदा लिपि। शारदा लिपि इसको दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिए। शारदा लिपि में आपका आता है गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। लेकिन हमको पढ़ना है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि पुनः 2 भागों में बढ़ जाएगा। इसकी 2 शाखा होगी। एक होगा पश्चिमी शाखा और एक होगा पश्चिमी नागरी कर लीजिए, पश्चिमी नागरी, और दूसरा होगा पूर्वी नागरी। अब जो ये देखिएगा, मैं इसको यहां बना रहा हूं, नागरी लिपि जो थी उसको हमने 2 भागों में बांटा था। किसमें किसमें, पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी। तो इस पश्चिमी नागरी में ही क्या आता है, इसी पश्चिमी नागरी में आपका आएगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बना। इसी में आपका आ जाता है राजस्थानी, गुजराती आदि आते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना था, देवनागरी लिपि।
तो हमको समझ आ गया। अगर मैं बोलूँगा नागरी लिपि में दो भाग थे, पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी, तो बताइए देवनागरी लिपि इनमें से किसके अंतर्गत था? तो आपको उत्तर होना चाहिए पश्चिमी नागरी के अंतर्गत था। इसके अलावा इसमें महाजनी आदि और भी लिपियां आती हैं, लेकिन हमको पढ़ना था देवनागरी लिपि तक। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैं बोलूँगा आप लिपि से क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए कि हमारे द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेत, ध्वनि को किसी संकेत चिन्ह आदि द्वारा प्रदर्शित करना ही, जिससे उस ध्वनि का बोध होता है, हमारी लिपि कहलाती है। जब भी मैं बोलूँगा जो अधिकांशतः हमारी लिपि है किस लिपि से विकसित हुई है, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए कि सर उसका जो अधिकांशतः जो विकसित वाला प्रश्न है उसका उत्तर होना चाहिए ब्राह्मी लिपि। जब भी मैं ब्राह्मी लिपि बोलूँगा तो सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया? वैदिक आर्यों ने किया। मैं बोलूँगा इसका उपयोग कब से कब तक चला, तो आपको उत्तर होना चाहिए सर 5वीं सदी ईसा पूर्व से ना 350 ईस्वी तक। मैं बोलूँगा बताइए ब्राह्मी लिपि का जो विभाजन है कब हुआ, तो आप बोलेंगे सर इसका विभाजन गुप्त काल में हुआ। तो पुनः एक प्रश्न मैं पूछ दूंगा आपसे कि गुप्त काल में किन दो शाखाओं में हुआ, तो आप बोलेंगे सर उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि में के बाद हमको मिला गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद मिलेगा सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद मिलेगा कुटिल लिपि। कुटिल लिपि को भी हमने दो भागों में बांटा, नागरी लिपि, शारदा लिपि। और नागरी लिपि के पुनः दो शाखा हुई, पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी। जब भी हम पश्चिमी नागरी में जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देवनागरी लिपि। इस प्रकार हमको समझ आया कि अगर मैं बोलूँगा देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, तो आप बता सकते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त काल में आप देख सकते हैं गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद हमारा आएगा सिद्ध मातृका, फिर कुटिल, और कुटिल के अंदर ही आपका नागरी लिपि के अंदर पश्चिम नागरी में क्या आ जाएगा? देवनागरी लिपि। तो यह हो गया इसका विकास क्रम। दोस्तों यह हमारा लिपि का एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। यदि मैं बोल दूंगा कि बताइए देवनागरी लिपि में लिखने का तरीका क्या होगा, तो आपको हरदम उत्तर देना है कि बाएं से दाएं होगा। कहने का तात्पर्य है, यदि एक मैं उदाहरण देता हूँ, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए मैं लिखा कैसे? दाएं से, सॉरी बाएं से लिखा और इधर क्या? दाएं की ओर गया। तो हरदम याद रखिएगा देवनागरी लिपि में हरदम लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। तो हरदम आपसे अगर कभी भी प्रश्न पूछ दिया कि बताइए देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस प्रकार आज का जो क्लास था लिपि बहुत ही छोटा टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अभी एक और टॉपिक है, उसको समझा जाए। दोस्तों दूसरे हिंदी के लेक्चर में हमने हिंदी भाषा की जो बोलियां थी, उपभाषा था, उसका अध्ययन किया था। तो अब महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य का क्या कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए अगर आप नोट करते जाइएगा, इसको मैं बोल के बता देता हूँ। यदि मैं बोलूँगा बताइए सर्वप्रथम वह कौन सा व्यक्ति था जिसने हिंदी भाषा की बोलियों एवं उपभाषाओं में पृथक्करण किया, तो जब भी ऐसा कभी प्रश्न टकराएगा तो आपको उत्तर होना चाहिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मैं बोलूँगा हिंदी भाषा की बोलियों एवं उपभाषाओं को पृथक करने वाला या इनके अलग अलग होने को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उत्तर होना चाहिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने 1894 में भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ करवाया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में दो चीज़ पता चलेगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की बोली एवं
उपभाषा में सब सर्वप्रथम क्या किया, पृथक्करण किया। किसमें किया था ये याद रखिएगा, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। तो मैं बोलूँगा हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियों में सर्वप्रथम पृथक्करण किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। किसमें किया था, तो अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। फिर मैं दूसरा प्रश्न यह बोलूँगा कि भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको पुनः उत्तर होना चाहिए सर भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ कराने वाला व्यक्ति भी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन था। मैं बोलूँगा कब कराया था, तो 1894 में कराया था। इसी प्रकार एक और डेट मिलेगा 1926। 1926 में आपको मिलेंगे सुनीति कुमार चटर्जी। तो 1926 में आपको मिलेंगे सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने लिखा था बांग्ला भाषा का उद्भव एवं विकास। तो प्रश्न यह पूछ देगा कि बांग्ला भाषा का उद्भव एवं विकास किसने लिखा था, तो आपको उत्तर होना चाहिए सुनीति कुमार चटर्जी जी ने लिखा था। कब लिखा था, 1926। और इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो विशेष करके याद रखिएगा इन्होंने पहाड़ी भाषा को हटा दिया था। तो वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ी भाषा को हटा दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी थे। किसमें से, तो बांग्ला भाषा का उद्भव एवं विकास से। और यह कब की बात है, तो 1926 की बात है। अब 1926 के बाद एक और आपको सन मिलेगा 1933। 1933 को आपको धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी मिलेंगे। और इन्होंने लिखा होगा हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास किसने लिखा था, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने लिखा था। कब लिखा था, 1933 में। और इसमें याद रखने वाला बात है कि जो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने जो पहाड़ी भाषा को हटा दिया था, तो धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने पहाड़ी भाषा को पुनः शामिल किया। अब इसके बाद हिंदी का वर्तमान स्वरूप जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वर्तमान में हिंदी की क्या है, 5 उपभाषाएं हैं एवं 18 बोलियां हैं, जो कि आपके लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो चुका है। तो वह इसके बाद का वर्तमान स्वरूप होगा। तो यह कुछ छोटे छोटे तथ्य थे जिसको हमें जानना जरूरी था। आइए कुछ अपभ्रंश पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों एक और टॉपिक था, हमने अपभ्रंश पढ़ा था। अपभ्रंश क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमने जाना था कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगर मैं बोलूँ हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आप बोलोगे अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है, तो संस्कृत है। तो अपभ्रंश के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे अपभ्रंश, अपभ्रंश को हमने 7 भागों में बांटा। सौर सैनिक शैली, अर्धमागधी शैली, मागधी शैली, खस शैली, भ्राचण में, पैसाची और महाराष्ट्री। जब भी इसको पढ़ोगे आप तो सौर सैनिक से राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। और यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी मैं आपको उपभाषा एवं बोलियां पढ़ाया था तो
तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही कौन सी बोली आती है? छत्तीसगढ़ी बोली आती है। तो आपसे प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है कि पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप बोलोगे अर्धमागधी का है। यदि आपसे बोल देगा कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको उत्तर होना चाहिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद मागधी के अंदर क्या क्या आता है? असमिया, बिहारी, उड़िया और बांग्ला। खस के अंतर्गत पहाड़ी, ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी, पैसाची के अंतर्गत पंजाबी और लहंगा, और इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी। अपभ्रंश के बारे में जैसे और बात किया जाए तो अपभ्रंश किससे बना है? अब धन भ्रंश धन ज्ञ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पतन होता है। और अपभ्रंश के वाल्मीकि, याद रखिएगा, स्वयंभू जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक रचना है ओमचर्यू, जो कि एक राम काव्य है, इसीलिए अपभ्रंश के जो वाल्मीकि जी हैं स्वयंभू कवि को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। धन्यवाद।